अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 12 है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूआरट ट्रांसमीटर और रिसीवर को डिज़ाइन करना सीखेंगे HDL कोडर के ऊपर, और फिर इस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे टू परफॉर्म द सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन FPG बोर्ड एंड लैपटॉप। तो हम लैपटॉप से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे FPG बोर्ड में और FPG बोर्ड से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे लैपटॉप में यूजिंग यूआरट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जो यूआरट है ये सबसे पुराना सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हम दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा है वो सीरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एट द सेम टाइम एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूआरट इज़ एसिंक्रोनस क्योंकि इसमें जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है उनके दरमियान में कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होता। तो हमें जो यूआरट पोर्ट्स हैं वो फिज़िकली इस तरह नज़र आती हैं और ये उनके पिन्स के नेम्स हैं। और अगर आपने दो डिवाइसेस के दरमियान यूआरट कम्युनिकेशन करवानी है तो उनका कनेक्शन इस तरह होता है कि आप फ़र्ज़ करें ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है। तो डिवाइस 1 की जो TX पिन है या ट्रांसमीटर पिन है उसको डिवाइस 2 की रिसीवर पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और डिवाइस 2 की जो TX पिन है उसको डिवाइस 1 की रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दोनों की ग्राउंड पिन्स आपस में कॉमन कर देते हैं। और यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। TX RX के साथ कनेक्टेड है और डिवाइस 2 की, और डिवाइस 1 की TX डिवाइस 2 की पिन की RX के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली यूआरट कम्युनिकेशन के अंदर आप जस्ट 2 पिन्स को यूज़ करते हुए दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स ट्रांसफ़र होता है। तो डाटा का फ्रेम क्या है, जो यूआरट है उसमें अब आप अज्यूम करेंगे ये ट्रांसमीटर है, जो डाटा यूआरट ट्रांसमीटर है जो कि ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी TX पिन हाई रहेगी। TX पिन हाई होने का मतलब ये है कि अभी तक डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही ट्रांसमीटर अपना डाटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करना चाहता है वो अपनी इस TX पिन को ज़ीरो कर देगा। इस ज़ीरो को हम कहेंगे कि स्टार्ट बिट या स्टार्ट कंडीशन। तो जैसे ही स्टार्ट बिट ज़ीरो होगी तो जो रिसीवर होगा उसको पता चल जाएगा कि अब जो यूआरट ट्रांसमीटर है वो अब डाटा ट्रांसफ़र करने लगा है। तो ये ज़ीरो सेंड करेगा। उसके बाद 8 बिट का जो डाटा है उसको उसकी जो D0 या LSB बिट है वो उसको सेंड करेगा जो एक्चुअल डाटा है। फिर D1 को सेंड करेगा, D2 को सेंड करेगा एंड सो ऑन, फिर D7 को सेंड करेगा। उसके बाद पैरिटी बिट ये ऑप्शनल है, ये यूआरट ट्रांसमीटर सेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये ऑप्शनल है। ये यूज़र डिफाइंड है, वो अपनी मर्ज़ी से यूआरट का ट्रांसमीटर इस तरह कन्फिगर कर सकता है कि वो उसमें पैरिटी बिट शामिल करे या ना करे। और जब आपकी ये 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो गया और अज्यूम करें कि पैरिटी बिट भी ट्रांसफ़र होगी तो उसके बाद जो यूआरट ट्रांसमीटर है वो दोबारा लॉजिक 1 पे चला जाता है। उसकी TX पिन दोबारा लॉजिक 1 पे चली जाती है। तो जब TX पिन दोबारा लॉजिक 1 पे चली जाती है तो इट मीन्स कि अब डाटा दोबारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, अब ट्रांसमीटर दोबारा आइडियल स्टेट में चला गया। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक ट्रांसमीटर है, उसने ज़ीरो ट्रांसफ़र करना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो का अगर आप ASCII वैल्यू देखें तो वो 30 हेक्स है, और अगर आप उसकी बाइनरी वैल्यू लिखें ये B0 है इस डाटा की और ये इस डाटा की B7 है। जो यूआरट ट्रांसमीटर क्या करेगा, पहले B0 को सेंड करेगा। एक्चुअली ये B0 या D0 ही है। जो ASCII वैल्यू है, जो आपने 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र करना है, ज़ीरो का ASCII या 30 आएगा, उसकी B0 पहले ट्रांसफ़र होगी, LSB। ये B0 ट्रांसफ़र होगी, ये B1 होगी, इस तरह एंड सो ऑन, फिर B7। तो इधर से ये B7 है। MSB बाद में ट्रांसफ़र होगी एंड पे, और LSB बिट स्टार्ट में ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद स्टॉप बिट होगी। अब अगर आप पैरिटी बिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका जो फ्रेम है
उसमें स्टार्ट बिट आएगी, 8 बिट्स आएंगी आपके एक्चुअल डाटा की, 10th बिट ये आपकी पैरिटी बिट है और 11th बिट आपकी स्टॉप बिट है। तो आप कह सकते हैं कि एक यूआर्ट के फ्रेम में टोटल 11 बिट्स आ सकती हैं अगर आप पैरिटी बिट को भी इंक्लूड करते हैं। अगर आप पैरिटी बिट को एक्सक्लूड कर दें, इसको अपने डिज़ाइन में शामिल ना करें क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड होती है, तो अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप यूआर्ट ट्रांसमीटर और रिसीवर में दोनों में से आप पैरिटी बिट को निकाल दें, तो फिर आपकी टोटल एक यूआर्ट की फ्रेम में टोटल 10 बिट्स बन जाएंगे, 8 डाटा बिट्स, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट। तो अगर आप पैरिटी बिट को निकाल दें तो आपकी यूआर्ट का जो फ्रेम फॉर्मेट है वो ये बनता है कि इनिशियली TX पिन लॉजिक 1 पे होती है, फिर आगे स्टार्ट बिट आती है 0 पे, फिर D0 D1 ये 8 बिट का डाटा है, फिर D7 और उसके फ़ौरन बाद स्टॉप बिट आ जाती है। अब इसमें इस फॉर्मेट में आपकी पैरिटी बिट को इग्नोर हमने कर दिया। अब नेक्स्ट एक चीज़ है बॉड रेट, कि अब ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डाटा कितने रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है, कि 1 सेकंड में ट्रांसमीटर कितने बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है रिसीवर को, तो उसको हम बॉड रेट कहते हैं। नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज़ कॉल्ड बॉड रेट। तो जो क्योंकि ये यूआर्ट ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, तो जब भी आप यूआर्ट की कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको बॉड रेट पता होना चाहिए, सेंडर का भी बॉड रेट पता होना चाहिए और रिसीवर का भी बॉड रेट पता होना चाहिए। एक्चुअली ये यूज़र डिफाइंड होता है कि जब भी आप यूआर्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो यूज़र जो यूआर्ट कम्युनिकेशन करवा रहा है वो सेंडर का या ट्रांसमीटर का भी बॉड रेट एडजस्ट करता है और वो रिसीवर का भी बॉड रेट एडजस्ट करता है। तो इस वजह से ये यूज़र डिफाइंड है। तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से 4800 9600 ये कॉमन वैल्यूज़ हैं बॉड रेट्स की, ये भी एडजस्ट कर सकता है और कोई और नंबर भी अपनी मर्ज़ी से फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बॉड रेट भी एडजस्ट कर सकता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ये हैं, तो इनके अलावा भी नंबर्स पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर जैसे ये बता रहा है कि सेंडर 1 सेकंड में कितनी बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा और रिसीवर 1 सेकंड में कितनी बिट्स को रिसीव करेगा। ये ओवर सैम्पलिंग टेक्निक है, तो इसको अभी जब मैं यूआर्ट का रिसीवर के डिज़ाइन को एक्सप्लेन करूँगा तो उस टाइम पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि हम अपना बॉड रेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। बॉड रेट हमने पहले डिफ़ाइन कर लिया। बॉड रेट क्या होता है? नंबर ऑफ़ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें बॉड रेट रखा है 9600, तो इट मीन्स के 1 सेकंड में जो बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं वो 9600 है। तो 9600 बॉड रेट अगर है तो इट मीन्स के जो ट्रांसमीटर है वो रिसीवर को 1 सेकंड में 9600 बिट्स ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक बिट को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम उसका बिट पीरियड कहेंगे। तो हम वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपका फ़र्ज़ करें जो बॉड रेट है वो 9600 है, इट मीन्स कि 9600 बिट्स 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिट को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा है, तो वो 1/b होगा। और अगर आप इसको माइक्रो सेकंड में देखना चाहें तो तकरीबन 104 माइक्रो सेकंड का टाइम लगेगा टू ट्रांसमिट 1 बिट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो एक बिट को ट्रांसफ़र होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम उसका बिट पीरियड कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि बॉड रेट जनरेटर क्या है और उसकी डिज़ाइन इक्वेशन क्या है। तो अभी अब बॉड रेट का आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ़ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड, उसको बॉड रेट कहते हैं। और बिट पीरियड क्या होता है? उसका इन्वर्स होता है कि जो एक बिट का टाइम है, एक बिट को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा, वो उसका बिट पीरियड है। तो उसको अगर आप TB कह लें तो TB इज़ इक्वल टू 1/b, और b यहाँ पे बॉड रेट है। अब जो अगर ट्रांसमीटर है, यूआर्ट ट्रांसमीटर है, उसने आप कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी TB टाइम, जब ये TB का टाइम गुजर जाएगा या बिट पीरियड का टाइम गुजर जाएगा तो उसने बिट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये स्टार्ट बिट को ट्रांसफ़र होने में जितना टाइम लगेगा वो भी TB है।
बिट 1 को ट्रांसफ़र होने में जितना भी टाइम लगेगा वो भी TB है, बिट 2 को ट्रांसफ़र होने में जितना टाइम लगेगा वो भी TB है, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर बिट को ट्रांसफ़र होने में जो टाइम लगेगा वो TB है, इसको हम उसका बिट पीरियड कहते हैं। अब जो UART ट्रांसमीटर है वो उसको कैसे पता चलेगा कि TB का टाइम गुजर गया है, TB टाइम पास हो गया तो अब उसने नेक्स्ट बिट को ट्रांसफ़र करना है, फिर TB टाइम गुजर गया तो अब उसने दोबारा नेक्स्ट बिट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये UART ट्रांसमीटर है वो कैसे ट्रैक रखेगा TB टाइम का, कि TB टाइम जो है वो पास हो गया या गुजर गया, क्योंकि उसने हर TB टाइम के पास TB टाइम के बाद एक जो बिट है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसको कहते हैं बॉड रेट जनरेटर, और जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। तो ओवर सैम्पलिंग टेक्निक क्या कहती है, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओवर सैम्पलिंग टेक्निक ये कहती है कि आपने अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है, फर्स्ट करें ये आपका TB टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो TB है। इसी तरह ये भी TB है, ये भी TB, और एंड सो ऑन। जितने भी डाटा UART के फ्रेम में जितनी भी बिट्स आ रही हैं, स्टार्ट बिट, डाटा बिट्स, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, उन सब की जो एक बिट का टाइम ड्यूरेशन है वो TB है। तो ओवर सैम्पलिंग टेक्निक ये कहती है, अब मैं आपको ये बॉड रेट्स जनरेटर का डिज़ाइन बताने लगा। तो ओवर सैम्पलिंग और उसमें जो टेक्निक जो होती है वो ओवर सैम्पलिंग है। ओवर सैम्पलिंग टेक्निक ये कहती है कि आपने जो बिट को ट्रांसफ़र करना है उसका टाइम है TB, आप इसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका TB टाइम है, तो कहता है कि आप इसकी टेक्निक ही कहती है कि इसको आप 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आप कह लें कि इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन TB है, और हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं 16। तो आप इसको कह सकते हैं कि 16 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। TB को डिवाइड TB टाइम इन 16 इक्वल इंटरवल्स। तो जो एक सब पार्ट होगा उसका टाइम कितना बनेगा, उसका टाइम बन जाएगा TB डिवाइड बाई 16। तो अब बॉड रेट क्या करता है, बॉड रेट जनरेटर का क्या काम होता है कि बॉड रेट, अब ये बॉड रेट जनरेटर का फंक्शन बता रहा हूँ। बॉड रेट जनरेटर वो क्या करेगा, जनरेट एक्टिव हाई पल्स आफ्टर एवरी TB by 16 टाइम। या सेकंड कह लें, टाइम या उसका यूनिट्स आ गया सेकंड। तो बॉड रेट जनरेटर क्या काम करेगा, बॉड रेट जनरेटर एक ऐसा सर्किट होगा, अगर आपको एक बिट की जो ड्यूरेशन है वो TB चाहिए, तो वो इस एक बिट की ड्यूरेशन के टाइम को 16 भी डिवाइड करेगा 16, क्योंकि उसके 16 इक्वल पार्ट्स बनाएगा, तो एक जो पार्ट बनेगा उसका जो टाइम बनेगा TB by 16 बन जाएगा। तो आफ्टर एवरी TB by 16 अगर हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो आफ्टर एवरी TB by 16 ये टाइम कैलकुलेट करें। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, तो बॉड रेट जनरेटर क्या काम करेगा, वो आफ्टर एवरी TB by 16 एक हमें पल्स प्रोवाइड करेगा एक्टिव हाई। तो इट मीन्स कि क्योंकि इसके 16 पार्ट्स हैं, हमने इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इस TB ड्यूरेशन के अंदर जो बॉड रेट जनरेटर सर्किट है वो हमें कितनी टोटल पल्सेस प्रोवाइड करेगा, वो टोटल 16 पल्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर एवरी TB by 16 एक पल्स देगा। तो टोटल 16 पार्ट्स हैं, तो आफ्टर एवरी TB by 16 वो हमें एक पल्स देगा।
अब जाहिर सी बात है 16 में पल्सेस यहाँ पे बना तो नहीं सकता। अब आपको आइडिया आ गया कि इस टीबी टाइम के अंदर बॉड रेट जनरेटर हमें 16 पल्सेस देगा। तो फिर मैं इसको ऐसे कहूँ, क्योंकि बॉड रेट जनरेटर क्या करेगा, वो एक्टिव हाई पल्स जनरेट करेगा आफ्टर टीबी बाई 16 टाइम। तो इट मीन्स कि टीबी टाइम के अंदर कितनी पल्सेस आएंगी, तो टोटल 16 पल्सेस बन जाएंगी। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, baud rate generator will produce total 16 pulses in duration of TB seconds। तो baud rate generator क्या काम करेगा कि वो एक्टिव हाई पल्स जनरेट करेगा आफ्टर एवरी टीबी बाई 16, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टीबी टाइम के अंदर जो baud rate पल्सेस जनरेट करेगा वो 16 होंगी। तो इट मीन्स कि हर बिट जो baud rate जनरेटर है वो इस टाइम के अंदर भी 16 पल्सेस जनरेट करेगा, नेक्स्ट बिट में भी 16 पल्सेस जनरेट करेगा, उससे नेक्स्ट बिट में भी 16 पल्सेस जनरेट करेगा, उससे नेक्स्ट बिट में भी 16 पल्सेस जनरेट करेगा। तो डाटा ये फ्रेम UART के फ्रेम के अंदर जितनी भी बिट्स आ रही हैं, baud rate जनरेटर क्या करेगा, हर बिट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो 16 पल्सेस को जनरेट करेगा। तो ऐसा सर्किट जो हर बिट की ड्यूरेशन में या टीबी टाइम के अंदर 16 पल्सेस को जनरेट करे, उसको हम उसका baud rate कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर, क्योंकि ये एक बिट पीरियड की अगर बिट्स हैं 9600 बिट्स पर सेकंड है, BPS है, तो baud rate एक जो बिट है उसमें 16 पल्सेस baud rate की आ रही हैं। इट मीन्स के baud rate इज़ 16 टाइम्स फास्टर दैन आवर रिक्वायर्ड रेट। baud rate generator is working 16 times faster as compared to the desired baud rate। अगर आपको जितने भी baud rate चाहिए, baud rate जनरेटर क्या कर रहा है, उससे 16 टाइम फास्टर काम कर रहा है, क्योंकि वो एक बिट की ड्यूरेशन के अंदर 16 पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। ओवर सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है कि आपने अगर एक बिट को ट्रांसफ़र करना है तो baud rate जनरेटर सर्किट क्या करेगा, उस ड्यूरेशन के अंदर 16 पल्सेस 16 टाइम्स फास्टर काम करेगा या 16 पल्सेस को जनरेट करेगा। अब देखें यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से इस टीबी को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आपकी मर्ज़ी है, आप 32 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। फिर आपका जो baud rate का डिज़ाइन होगा वो इस बिट ड्यूरेशन के अंदर उतनी ज़्यादा पल्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 30 लिख लूँ तो इट मीन्स कि जब मेरा baud rate जनरेटर है वो इस टीबी टाइम के अंदर 30 पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो भी डिज़ाइन काम करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड अप्रोच ये है कि नॉर्मली हम एक बिट की जो ड्यूरेशन है उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जो कि इतनी ड्यूरेशन के बाद एक पल्स दे, और उसको हम कहते हैं baud rate जनरेटर। तो अब क्योंकि baud rate जनरेटर 16 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द डिज़ायर्ड baud rate, तो इस टेक्निक की वजह से फास्टर है, इसको ओवर सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो UART का ट्रांसमीटर है, ये उससे पहले एक एग्जांपल आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कि अब आपने ये पल्स जनरेट करनी है आफ्टर एवरी टीबी बाई 16। हमने एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा काउंटर सर्किट बनाना है FPGA के अंदर, जब हमें UART ट्रांसमीटर डिज़ाइन करना है, वो आफ्टर टीबी बाई 16 हमें एक पल्स दे। तो वो हम एक काउंटर की मदद से वो सर्किट बनाएंगे और उसकी हम देखना चाह रहे हैं कि काउंटर की कितनी मैक्सिमम वैल्यू रखें। तो ये FPGA के अंदर हम एक ऐसा काउंटर डिज़ाइन करेंगे कि जो हमें आफ्टर एवरी टीबी बाई 16 टाइम एक पल्स दे। तो वो जो काउंटर ये पल्स देगा उसकी काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये अब उसकी डिज़ाइन है। लेट्स सी मैक्सिमम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काउंटर टू प्रोड्यूस द टाइम ऑफ, तो लेट्स सी मैक्सिमम
represent the maximum value of the counter to produce active high pulse after every TB by 16 time. Then using the oversampling technique, TB by 16 ये हमें रिक्वायर्ड है, हमारा जो काउंटर सर्किट है इस टाइम के बाद एक पल्स प्रोवाइड करे, उस काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू सी मैक्सिमम +1 इंटू टी क्लॉक है, ठीक है। अब ये +1 किस वजह से है, अगर आपको पता है काउंटर 0 से लेकर 7 तक काउंट करे तो वो टोटल 8 काउंट होते हैं, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो टोटल काउंट 8 है, तो इस वजह से +1 आया है। तो सी मैक्सिमम +1, तो एक काउंट की जो ड्यूरेशन है वो टी क्लॉक होती है, तो टोटल जो ड्यूरेशन बन जाएगी सी मैक्सिमम +1 टी क्लॉक विल बी इक्वल टू TB by 16। तो यहाँ से अगर आप ये सी मैक्सिमम को की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगी TB by 16 डिवाइड बाई टी क्लॉक -1, और यहाँ से सी मैक्सिमम की जो वैल्यू है, अगर आप ये टी क्लॉक हमें पता है इक्वल है 1/f क्लॉक के, और TB हमारे पास है 1/f बी के, तो अगर आप ये TB की वैल्यू और टी क्लॉक की वैल्यू f क्लॉक और b की फॉर्म में पुट करें तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाता है सी मैक्सिमम। इट मीन्स के अगर आप FPGA के अंदर ट्रांसमीटर सर्किट की डिज़ाइन में आप बॉड रेट जनरेटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं टू जनरेट द बॉड रेट ऑफ B, और अगर आपके FPGA की क्लॉक फ्रीक्वेंसी f क्लॉक है, तो काउंटर जो कि आफ्टर एवरी TB by 16 पल्स जनरेट करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपने काउंटर कितनी वैल्यू का डिज़ाइन करना है, वो बनेंगे f क्लॉक डिवाइड बाई 16b -1, और ये 16 यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग फैक्टर है। अगर आप यहाँ पे इसके मज़ीद पार्ट्स बनाना चाहें, हमने हर बिट की ड्यूरेशन के 16 पार्ट्स बनाए हैं जो कि स्टैंडर्ड ओवर सैम्पलिंग टेक्निक है। अगर आप फर्दर पार्ट्स बनाना चाहें तो आप यहाँ पे अपना सैम्पलिंग फैक्टर चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग फैक्टर या ओवर सैम्पलिंग फैक्टर 16 लें तो इट मीन्स हम हर बिट की ड्यूरेशन में 16 पल्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सी मैक्सिमम जो काउंटर बनेगा वो f क्लॉक डिवाइड बाई 16b -1 बनेगा। तो इट मीन्स कि आपने अगर बॉड रेट जनरेट करवाना है bps पर सेकेंड, और या हर TB by 16 पीरियड के बाद आपने एक पल्स जनरेट करवानी है, एक्टिव हाई पल्स, जो काउंटर सर्किट ये काम करेगा वो काउंटर सर्किट बेसिकली 0 से लेकर सी मैक्सिमम तक वो अपनी काउंट करेगा, और उसकी काउंटर की सी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, f क्लॉक डिवाइड बाई 16b -1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं कि बॉड रेट जनरेटर डिज़ाइन इक्वेशन है। और इसका मीनिंग क्या है, बॉड रेट जनरेटर क्या काम करेगा, जनरेट एक्टिव हाई पल्स आफ्टर एवरी TB by 16 टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि बॉड रेट जनरेटर विल प्रोड्यूस टोटल 16 पल्सेस इन ड्यूरेशन ऑफ TB सेकेंड। तो हर बिट की ड्यूरेशन में जो बॉड रेट जनरेटर है वो टोटल 16 पल्सेस प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों सेम मीनिंग है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है, गिवन है, फाइंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काउंटर टू प्रोड्यूस द बॉड रेट ऑफ 9600 BPS ऑन FPGA बोर्ड हैविंग द क्लॉक सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 MHz। और यहाँ पे ये भी है कि एज्यूमिंग द सैम्पलिंग फैक्टर ऑफ 16, ओवर सैम्पलिंग फैक्टर हमने 16 का लिया हुआ है। तो सी मैक्सिमम बस आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो f क्लॉक हमारे पास 100 MHz है, b हमें 9600 चाहिए, और आप इसको सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 650। इट मीन्स कि जो काउंटर सर्किट FPGA बोर्ड के अंदर रन हो रहा होगा वो 0 से लेकर अगर 650 तक काउंट करेगा तो वो टाइम बनेगा TB by 16, और इस टाइम के बाद वो हमें एक पल्स देगा। तो ये बेसिकली हमारा जो बॉड रेट जनरेटर है वो एक्टिव हाई पल्स जनरेट करेगा आफ्टर एवरी TB by 16। तो अब हम देखते हैं, सो द काउंटर शुड काउंट फ्रॉम 0 to 650 एंड इट शुड जनरेट हाई पल्स ईच टाइम इट रीचेस टू 650। तो जैसे ही काउंटर 0 से काउंट वैल्यू करना स्टार्ट करेगा और 650 तक पहुंचेगा तो वो टाइम TB by 16 होगा, और फिर वो हमें एक पल्स दे देगा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो काउंटर अगर इस टाइम में अगर मैं इस काउंटर को देखें तो काउंटर यहाँ पे 0 होगा, और इसके एंड पे जब काउंटर पहुँचेगा तो वो 650 वैल्यू देगा, और यहाँ पर वो हमें बेसिकली बल्कि इसके 16 पार्ट में यहाँ पर तकरीबन वो 650
इसके TB/16 पार्ट में काउंटर मैक्सिमम वैल्यू, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका जो टाइम है वो 0 से लेकर TB/16 तक जाए, तो इस दौरान जो हमारा काउंटर है वो अपनी वैल्यू 0 से लेकर 650 तक काउंट करेगा। इधर से काउंटर अपनी 650 वैल्यू पे जाएगा और इधर से हमारा TB/16 का टाइम हो जाएगा, और हम इस टाइम के बाद अपनी एक एक्टिव हाई पल्स जनरेट कर देंगे और काउंटर फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 से 650 टाइम काउंटर 650 तक जाएगा, तो नेक्स्ट TB/16 का टाइम गुजर जाएगा और काउंटर हमें एक और पल्स दे देगा। तो इस तरह आफ्टर एवरी TB/16 काउंटर जो है वो एक पल्स प्रोवाइड करेगा। तो इस टोटल ड्यूरेशन में क्योंकि 16 पार्ट्स हैं, तो इट मीन्स कि एक बिट की ड्यूरेशन में या एक बिट पीरियड में जो बॉड रेट जनरेटर है वो टोटल 16 पल्सेस को जनरेट करेगा। और एक पल्स को जनरेट करने में जो काउंटर सर्किट है जो बॉड रेट जनरेटर के अंदर डिज़ाइन करेंगे वो 0 से लेकर 650 तक काउंट करेगा। ओके जी, तो अभी हम देखते हैं बॉड रेट जनरेटर का डिज़ाइन। ये मैंने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये बॉड रेट जनरेटर है। ये देखें, ये मैंने यूज़र डिफाइंड बनाया कि यूज़र अपनी इनपुट बॉड रेट जो मर्ज़ी यहाँ पे एडजस्ट करें। तो आगे ये हमारा बॉड रेट जनरेटर सब सिस्टम है। इसको अगर मैं चेक करूँ तो इसमें ये एक स्टेट मशीन बनाई हुई है। आप अपनी FPGA की क्लॉक को भी यूज़र डिफाइंड इनपुट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है FPGA, उसकी FPGA पे जो F क्लॉक है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ है, तो मैंने उसको कॉन्स्टेंट बना दिया, उसको बाहर सिस्टम की इनपुट शो नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये जस्ट एक सिंपल सी स्टेट मशीन बनाई है और ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। C maximum is equal to F clock divided by 16B-1. C maximum value is equal to F clock divided by 16 into baud rate -1। तो ये देखें, ये स्टेट दो स्टेट्स में सिस्टम की बाड रेट जनरेटर की स्टेट मशीन से इम्प्लीमेंट किया और इसमें सिर्फ दो स्टेट्स हैं, S0 स्टेट है, S1 स्टेट है। S0 पे अब जो ये बाड रेट जनरेटर जो आउटपुट पे हमें पल्स देगा उसका नाम लिखा है S-टिक। तो S-टिक या जो पल्स है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है बाड रेट जनरेटर में, और ये 0 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट है। ये देखें, A0 बोलियन वेरिएबल है लॉजिक 0, और A1 बोलियन वेरिएबल है लॉजिक 1, और A16 ये 16 का फैक्टर डिफाइन किया हुआ है फिक्स DT के साथ, अनसाइंड 5 बिट अनसाइंड नंबर है। तो ये सारे कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, और यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है आफ्टर कि S0 स्टेट पे हमारी जो S-टिक है या बाड रेट जनरेटर की जो आउटपुट है वो 0 रहेगी, और आफ्टर F क्लॉक, अब ये डायरेक्ट फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। F क्लॉक भी इस FSM की इनपुट यहाँ से आ रही है, बाड रेट भी इनपुट है। तो F क्लॉक डिवाइड बाई A16 इंटू 16 टाइम बाड रेट -1, और आगे यहाँ पे लिखा है टिक। अगर ये आप यहाँ पे सेकंड लिखें तो ये सेकंड काउंट करेगा, मतलब इतने सेकंड के बाद S0 से S1 पे जंप करें। अगर आप यहाँ पे टिक लिखते हैं तो ये क्लॉक साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है कि इतने क्लॉक साइकिल्स के बाद आप S0 स्टेट से S1 स्टेट पे जंप करें। अगर F क्लॉक हमारा 100 मेगाहर्ट्ज़ है और बिट रेट बाड रेट हमारा 9600 है, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 650। तो ये ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 650 तक यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही 650 वैल्यू आएगी तो ये हमारा यहाँ पे जंप कर जाएगा और S1 स्टेट पे हमें S-टिक को 1 दे देगा, मतलब लॉजिक पल्स हमारी 1 हो जाएगी बॉड रेट जनरेटर की, और फिर फ़ौरन उससे नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे दोबारा हम S1 से S0 स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये स्टेट मशीन बेसिकली क्या कर रही है, ये जनरेट कर रही है एक लॉजिक पल्स आई आफ्टर TB/16 टाइम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको मैं यहाँ पे फर्दर ऐड करना चाहूँ, S-टिक विल प्रोड्यूस एक्टिव हाई पल्स आफ्टर एवरी TB/16 टाइम लिख लें या सेकंड्स लिख लें। क्योंकि TB हमारा सेकंड्स के अंदर आता है,
तो ये जो ये स्टेट मशीन क्या करेगी, आफ्टर एवरी TB/16 हमें एक लॉजिक पल्स प्रोवाइड कर देगी। तो अब अगर ये सिंपल सी स्टेट मशीन थी बॉड रेट जनरेटर की डिज़ाइन की, तो अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ यहाँ पे, तो ये देखें 50 माइक्रोसेकंड तक इसको सिमुलेट कर रहा हूँ। बॉड रेट मैंने यूज़र डिफाइंड 9600 रखा हुआ है और ये हमारा 100 है। और यहाँ पे आपको मैं टी क्लॉक भी दिखा देता हूँ, हमारा 1/100 मेगाहर्ट्ज़। तो ये 10 नैनोसेकंड बनता है, जो एक्चुअल FPGA की क्लॉक पीरियड है, जो बोर्ड हमारे पास है उसका। अगर आप यहाँ पे इसको देखें लॉजिक एनालाइजर पे, तो ये बॉड रेट जनरेटर है FSM, उसकी आउटपुट है। तो मैं यहाँ पे उसको नेम भी दे देता हूँ। तो ये देखें एस टिक सिग्नल हमारा इस तरह आ रहा है, 0 से लेकर तकरीबन, अगर मैं इसका टाइम नोट करूँ तो मैं एग्जैक्ट टाइम यहाँ से अगर देखूँ, तो ये आप तकरीबन नोट करें कि 650 नैनोसेकंड के बाद ये इसने एक एक्टिव हाई पल्स जनरेट किया। तो अगर आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमारे पास जो TB है, मैं बेसिकली यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। देखें बॉड रेट हमने 9600 रखा हुआ है, F क्लॉक हमारा 100 था, तो C मैक्सिमम वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो एक क्लॉक है T क्लॉक, वो इक्वल है 1/F क्लॉक के। और क्योंकि ये C मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये बन रही है 650, तो अगर मैं इस क्लॉक को 650 से मल्टीप्लाई करूँ, T क्लॉक इंटू 650 और डिवाइड भी मैं इसको कर देता हूँ नैनो सेकंड में आंसर कन्वर्ट करने के लिए 1e-9, तो ये बनता है 6500 नैनो सेकंड, जो कि एग्जैक्टली हमारी सिमुलेशन के अकॉर्डिंग है। इट मीन्स कि अगर आपने बॉड रेट 9600 जनरेट करवाना है, F क्लॉक आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ है, ओवर सैम्पलिंग फैक्टर आपका 16 है, तो काउंटर आपका बनेगा काउंटर वैल्यू 0 से 650 तक काउंट करेगी। और टी क्लॉक आपका 10 नैनो सेकंड है। तो यहाँ से अगर आप जो TB/16 टाइम निकालें, TB/16, ये देखें मैं आपको ये निकाल, TB हमारा बनेगा 1/B, और TB/16 वो कितना बनेगा, TB को अगर हम डिवाइड कर दें 16 पे, और अगर इसका आंसर मैं नैनो सेकंड में देखना चाहूँ तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1e-9 पे। तो ये TB/16 है। मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ, राउंड कर देता हूँ TB/16, तो ये तकरीबन वही 6500 बन जाएगा। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या अगर आपको ये 6500 ही बनता है, क्योंकि ये जब हमने ये डिवीजन वगैरह किया तो फ्रैक्शनल पॉइंट की वजह से ये 10 नैनो सेकंड एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो ये बॉड रेट जनरेटर है, अब ये देखें ये 6500 पे एक पल्स दे रहा है, तो नेक्स्ट पल्स आफ्टर नेक्स्ट 6500 आएगी। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 6500 ये बनता है, उसको डबल करें तो ये तकरीबन यही वैल्यू बन जाएगी 13,010 नैनो सेकंड। तो हमारा जो बॉड रेट का ये बॉड रेट जनरेटर सर्किट है,
ये क्या काम कर रहा है, ये आफ्टर एवरी, जिसने मैंने यहाँ पे लिखा STIC विल प्रोड्यूस एक्टिव हाई पल्स आफ्टर एवरी TB बाई 16, और यहाँ पे ये 16 है, ये ओवर सैम्पलिंग फैक्टर है। ओके जी, तो हमने अब बॉड रेट जनरेटर को डिज़ाइन करना सीख लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने UART ट्रांसमीटर को डिज़ाइन करना है।